और जी स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे हैं आप लोग? आज इस चैप्टर की आपकी थर्ड क्लास है ना? फोर्थ क्लास है, फोर्थ क्लास। तो आइए सबसे पहले लिखिए फोर्थ क्लास, क्लास नंबर 4। फिर मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था आपको कौन कौन से टॉपिक आज करना है। लिखिए जी क्लास नंबर 4। और आपके सामने दिख रहा है ये सब टॉपिक आज डिस्कस करना है। बड़े सारे मेन मेन टॉपिक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ी छोटी छोटी बातें बची है डिस्कस करने के लिए। तो आज डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं हम लोग, क्या ये रखते हैं, प्रॉफिट, इनकम्स एंड गेन्स एंड लॉसेस। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखना ध्यान से समझिएगा। कौन सा टर्म लिख रहा हूँ मैं? पहले प्रॉफिट, लिखिए आप प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लीजिए। फिर होता है गेन्स, फिर है इनकम्स। आगे ये बात आएगा, जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं ना आगे जरूर आएगा। मैं थोड़ा सा बताता हूँ हिंट कहाँ कहाँ आएगा ये। जब मैं फाइनल अकाउंट पढ़ाऊँगा तो देखना ये प्रॉफिट आएगा। एक चैप्टर है एनपीओ और वो 12th क्लास में है। जब पढ़ाऊँगा देखना वहाँ इनकम आएगा। गेन्स कहीं भी आ सकता है, एनीवेयर। ये रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ थोड़ा सा कम बोल के भी निकल जाऊँगा तो आपको चिंता नहीं करना चाहिए, आगे आने वाले समय में मुझे इस पर बोलने का फिर से मौका मिलेगा। प्रॉफिट देखो, जब भी आप बिज़नेस करते हैं तो जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, मान गए, या फिर और एनी अदर इनकम अगर आपको कुछ होता है, एनी अदर प्रॉफिट्स अगर आपको होता है, या गेन्स बोल लो, लेकिन मैं अभी गेन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि गेन का मीनिंग तो मुझे अलग से बताना ही आपको ना। मान लीजिए सिर्फ सेल्स ही है और कोई इनकम आपको नहीं, बस सेल्स है, आप गुड्स सेल करते हैं। अब गुड्स सेल में से आप क्या करेंगे, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे। अगर आपका सेल्स ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम, पता है सेल्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। क्या बोलते हैं इसको? रेवेन्यू इनकम। और एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों भाई? क्योंकि ये सेल्स भी बार बार होता है और एक्सपेंडिचर भी बार बार होता है। और साल के आखिरी में एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं, सेल्स में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आ गया तो पता है क्या हुआ फिर ये, तब ये कहलाएगा प्रॉफिट। अगर ये नेगेटिव आए तो क्या कहलाएगा? ये लॉस। मान गए? जो हमारा मेन गुड्स है, जैसे हम अगर मेडिसिन बिजनेस करते हैं तो मेडिसिन मेन गुड्स है, अगर कपड़े की दुकान करते हैं तो कपड़ा हमारा मेन गुड्स है। उसको बेचने के बाद उसमें से सारे खर्च माइनस करेंगे, एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, फिर अगर ये पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो क्या हो गया? लॉस। यस सर। अब कहोगे सर यहाँ पे गेन का क्या मतलब हुआ? अब देखो, मान लो कि हम अगर गारमेंट बिजनेस करते हैं, ठीक है, गारमेंट बिजनेस करते हैं तो गारमेंट बिजनेस के सेल्स, उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करके जो आपको मिला वो तो प्रॉफिट कहलाया। लेकिन गारमेंट बिजनेस के साथ साथ, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, मान लो कि आपके पास कोई फर्नीचर है, नहीं हो सकता? मान लो कि आपके पास कोई मशीनरी है, नहीं हो सकता? हो सकता है। उसको आपने सेल कर दिया। भाई याद रखना, आपका गारमेंट कपड़े का बिजनेस था, मेन जॉब आपका कपड़ा को सेल करने का था। लेकिन क्या हुआ कि आपके पास कोई फर्नीचर फालतू पड़ा हुआ था, मशीनरी फालतू पड़ा हुआ था, उसको भी बेच दिया, और उसको बेच करके आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट वर्ड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसी को क्या कहेंगे हम? गेन कहेंगे। मतलब साफ सी बात है, अगर रेगुलर बिजनेस से अगर आप कुछ कमाते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट। लेकिन रेगुलर बिजनेस के साथ साथ कुछ और भी आपको इनकम मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम?
गेन्स बोलते हैं। फर्नीचर बेच दिया, मशीनरी बेच दिया, कोई बिल्डिंग बेच दिया, मान गए जी। तो इन सब से जो कमाएंगे आपको क्या कहलाएगा? गेन्स कहलाएगा। फिर से क्लियर करूँ, समझ में आ गई? क्लियर कर दो। मैं कह रहा हूँ, मान लो कि आपका मेडिसिन का बिजनेस है, मेडिसिन बेचकर आपने कमाया, उसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट। लेकिन मेडिसिन के बिजनेस में ही मान लो कुछ बिल्डिंग्स भी बेच दिया आपने, या कोई मशीनरी बेच दिया आपने साथ साथ, नहीं होता क्या? कोई दुकानदार मान लो मेडिसिन का दुकान करता है, तो क्या वो बिल्डिंग नहीं बेच सकता? क्या वो फर्नीचर नहीं बेच सकता? क्या वो मशीनरी नहीं बेच सकता? लेकिन इन सब को बेचने का उसका मेन काम तो नहीं है क्या? बताओ, नहीं है। ये तो साइड बाय साइड उसने बेच दिया। तो साइड बाय साइड कोई एसेट बेचने से अगर कुछ कमाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम गेन्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो गेन भी एक तरह से प्रॉफिट ही है, बट ये क्या होता है कि इरेगुलर आइटम से हम कमाते हैं। जो हमारा गुड्स होता है उससे नहीं कमाते हैं, जो हमारा कोई एसेट्स हो उनसे हम कमाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, अब बात आती है इनकम की। देखो, अगर मान लो कोई सर्विसेज है, सर्विसेज है, जैसे मान लो कि कोई हॉस्पिटल्स है, कोई क्लब है, या कोई स्कूल्स है। अब ये हॉस्पिटल्स, क्लब्स एंड स्कूल्स, ये कोई गुड्स की ट्रेड तो नहीं करता? करता है क्या? बताओ। ये गुड्स गुड्स ट्रेड तो नहीं करता ना? नहीं। यहाँ आप जाते हो तो क्या मिलता है आपको? यहाँ से आपको सर्विसेज मिलती है। क्या मिलती है? सर्विसेज। और सर्विसेज के लिए आप जो पे करते हैं, मेरी बात सुन रहे हो? सर्विसेज के लिए जो आप उसको पे करते हैं, जो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, वही सब्सक्रिप्शन क्या कहलाता है उसके लिए? उसके लिए इनकम कहलाता है। उसको हम प्रॉफिट नहीं कह सकते, वो क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। प्रॉफिट वर्ड का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, जब कोई बंदा टेंजिबल गुड्स में गुड्स को सेल कर रहा है। लेकिन अगर आप कभी किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, मान गए, अगर किसी को आप सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज दे करके कुछ कमाते हैं, तो उनसे जो इनकम आपको मिलता है, सॉरी सब्सक्रिप्शन मिलता है, उस सब्सक्रिप्शन को क्या बोलेंगे? हम इनकम बोलेंगे। तो अब मैं पूछता हूँ आपसे, बताओ, एक गारमेंट का शॉपकीपर क्या कमाएगा? प्रॉफिट। और एक स्कूल वाला क्या कमाता है? इनकम्स। लेकिन जान लो, लेकिन जान लो क्या होगा आगे चल करके, देखना जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। कौन सा चैप्टर? ये एनपीओ पढ़ाएंगे, तब देखना क्या होगा। ये जब पढ़ाएंगे आपको तो क्या होगा कि इसके इनकम में से भी क्या होगा? इसके इनकम में से भी इसके एक्सपेंडिचर्स माइनस होंगे। क्या माइनस होंगे? एक्सपेंडिचर्स। मतलब स्कूल्स का इनकम भी होता है, स्कूल के एक्सपेंडिचर भी होते हैं, उसको माइनस करेंगे। उसके बाद अगर इनकम अगर ज़्यादा हो गया, इनकम इज इफ इनकम इज मोर देन, इफ इनकम इज व्हाट? मोर देन एक्सपेंडिचर, तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे उसको? सरप्लस। इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर तो सरप्लस कहलाएगा। लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना, आने वाले समय में ये सब कुछ आएगा। लेकिन मान लो अगर इफ इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर तो क्या कहलाएगा? तो उसको बोलेंगे हम डेफिसिट। क्या बोलेंगे उसको? डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है कम हो जाना। तो एक प्रकार, अब आपको समझ में आ गई बात। अगर इरेगुलर तरीके से हम कहीं से कुछ कमा लेते हैं उसको हम गेन्स बोलते हैं। अगर हम रेगुलर काम बिजनेस से कमाते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हम सर्विसेज से कमाते हैं तो हमारा क्या होता है? इनकम होता है। मान गए? हालांकि सर्विसेज में भी कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं जो नॉन प्रॉफिट होते हैं, उसमें इनकम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आप डिस्टिंग्विश कर चुके हैं कि भाई प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट किसको कहते हैं, गेन्स किसको कहते हैं, इनकम किसको कहते हैं। ये शब्द का मीनिंग मुझे आपके लिए क्लियर करना था, और मैं क्या कर चुका हूँ? क्लियर कर चुका हूँ। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। अभी आप समझ लो कि आपका 11th क्लास का जो कोर्स होगा ना, वो ऑलमोस्ट कम से कम 175 150 175 लेक्चर्स का कोर्स है। उसमें भी आप चौथी क्लासेस में हैं, तो समझ लो क्या समझ में आएगा आपको अभी तक। मान गए बच्चे? ठीक है बच्चे, यहाँ तक ठीक है जी। अब आइए, अब आप नेक्स्ट टर्म बताइए मुझे क्या डिस्कस करना है। अब डिस्कस करना है परचेज, तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मुझे क्या डिस्कस करना है? परचेज रिटर्न। आइए जी, लिखिए वर्ड यहाँ पे, परचेज एंड परचेज रिटर्न। यहाँ टर्म लिखिए, परचेज
एंड परचेज रिटर्न। क्या मतलब है सर इसका? देखो ज़्यादा वक्त मत गवाओ इसमें। मैंने कहा था अगर कोई गारमेंट का बिजनेस करता है, याद है, तो वो जो भी गारमेंट्स खरीदता है, गारमेंट्स परचेज्ड, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे परचेजेस। उसको परचेजेस कहेंगे। अगर वो कोई मशीनरी परचेज करता है तो उसके लिए मशीनरी वर्ड का इस्तेमाल होगा। लेकिन लेकिन अगर गारमेंट बिजनेस हो तो गारमेंट यहाँ पे क्या कहलाएगा? गारमेंट यहाँ पे कहलाएगा गुड्स। अगर वो गुड्स परचेज करता है तो उसको कहेंगे परचेजेस। कहीं पे भी परचेजेस वर्ड लिखा हो तो क्या मान के चलोगे आप? गुड्स परचेज। लेकिन अगर अगर इसी परचेज को आपने क्या किया है, पसंद नहीं आया, कोई गुड्स ऐसा हो सकता है जो आपको अच्छा नहीं लगा, उसमें कुछ दाग हो, कटा फटा हो, उसको रिटर्न करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? परचेज रिटर्न। मतलब क्या हो गया? रिटर्न ऑफ परचेज्ड गुड्स। परचेज्ड गुड्स क्या बोलेंगे उसको? परचेज रिटर्न। तो आगे इस पर आप ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए, तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। अगला टर्म क्या है? अगला टर्म आपका आने वाला है ये सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। बस क्या समझाना है, जो गारमेंट आप गारमेंट का बिजनेस में करते हैं काम, तो गारमेंट को सेल करते तो सेल हो गया। अगर कस्टमर ने आपको वापस कर दिया कपड़ा तो क्या कहलाएगा? वो सेल्स रिटर्न कहलाएगा। बस इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाना है, सिंपल लिख देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। क्या टर्म है भाई? सेल्स। मतलब टू सोल्ड आउट व्हाट, सॉरी टू सेल आउट व्हाट? गुड्स। सेलिंग ऑफ गुड्स। एंड सेल्स रिटर्न क्या हुआ? रिटर्न ऑफ सोल्ड गुड्स बाय कस्टमर। कस्टमर ने क्या किया? आपको आपको गुड्स वापस कर दिया। एकदम टाइम नहीं लगाना है फालतू शब्दों पे, जो इतना आसान, उसमें क्यों टाइम बर्बाद करें। आगे आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो, अभी मैं कितना भी समझाऊंगा ना इसको, ये बातें आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने का, क्योंकि ये सब चीज़ आगे आने वाले समय में बहुत बातें होगी। देखो, जो भी आप रेवेन्यू कमाते हो ना, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है। जो भी आप रेवेन्यू कमाते हो, जो भी आप रेवेन्यू कमाते हो, वो रेवेन्यू आपका दो तरह का हो सकता है। एक होता है ऑपरेटिंग, दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग। समझ गए? ऑपरेटिंग मतलब जिस काम में हम लगे हुए हैं, जो मेरा कोर बिजनेस है, उससे जो कमाते हैं वो सारा ऑपरेटिंग है। जैसे मान लीजिए जो कोर बिजनेस आपका, उससे जो कमाते हैं, तो बात क्या हो गई यहाँ पे? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग की। ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने कहा जो कोर बिजनेस आपका, जैसे मान लो अगर आपका गारमेंट बिजनेस है, ध्यान समझना बात को, अगर आपका गारमेंट का बिजनेस है, ठीक है, तो जो गुड्स आप सेल करते हैं, मतलब क्लोथ सेल करके, अगर रेवेन्यू रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, मान गए? एक तो ये हो गया, मान लो बाय डेटर्स, भाई जिसको उधार बेचा था उसने बाद में पैसा दे दिया, तो ये सब जो आपका इनकम हो रहा है ये सब ऑपरेटिंग कहलाएगा। लेकिन अगर मान लो इसी के साथ साथ आपने क्या किया, गारमेंट बिजनेस के साथ साथ आपने क्या किया, इंटरेस्ट भी रिसीव किया, किसी को लोन दे दिया था, वहाँ से इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, आपने रेंट भी रिसीव कर लिया, किसी कंपनी में आपने शेयर परचेज कर रखा। अभी शेयर वर्ड मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे पता है आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपने सुन तो रखा होगा कम से कम। किसी कंपनी में आप शेयर परचेज करते हैं, हाँ सुना है, तो वहाँ शेयर से क्या मिलता है आपको? डिविडेंड रिसीव्ड। जब आप शेयर परचेज करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। अगर मान लो कोई फर्नीचर आपने सेल कर दिया, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा, इन सब से जो कमाते हैं आप, वो सब क्या कहलाता है आपका? वो सभी कहलाता है आपको
नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि ये आपका प्राइम बिजनेस नहीं था, ये आपका मेन बिजनेस नहीं था। जो मेन बिजनेस था, जो जिस गुड्स में आप डील करते थे, उस गुड्स को बेचकर कुछ कमाओगे तो वो कहलाएगा ऑपरेटिंग। उसके अलावा कहीं से भी आपको इनकम होगी तो क्या कहलाएगा? नॉन ऑपरेटिंग। आप मेरी बात सुन रहे हैं? ठीक है जी। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं आपके पढ़ाने से आप मुझे जो फ़ी मिलता है वो मेरे लिए ऑपरेटिंग है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अगर कोई कुछ और काम भी करता हूँ साइड बाय साइड, उससे कुछ कमाता हूँ, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? वो नॉन ऑपरेटिंग। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब देखो, अब आ जाओ एक नए टर्म्स को लेके चलते हैं साथ में। एक है ट्रेड रिसीवल्स एंड ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवल्स एंड ट्रेड पेबल, लिखो हेडिंग यहाँ पे, ट्रेड रिसीवल्स एंड ट्रेड पेबल। देखो जी बच्चों, इसको समझाने से पहले मैं एक बात लिखता हूँ आपको। एक चैप्टर आपके सिलेबस में आएगा, वो कहलाएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या कहलाएगा बताओ? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखना, जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे ना, तो इस चैप्टर में सिर्फ एंड सिर्फ ट्रेड रिसीवल्स एंड ट्रेड पेबल के बारे में बात होगी। एकदम सिर्फ एंड सिर्फ, और कम से कम 5-6 क्लासेस 7 क्लासेस बात होगी। तो जब ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल पे 6-7 क्लास हम लगाने वाले हैं, तो अभी हम ज़्यादा क्यों लगाएं? बस इतना बताता हूँ क्या होता है। ये देखो, अगर मान लो कि मैं फिर वही गारमेंट का बिजनेस का एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास कपड़े की दुकान है, गारमेंट बिजनेस है। आप मेरे पास किसी शादी वादी फंक्शन के लिए कपड़ा खरीदने आए, बात समझ गए? आपका नाम मिस्टर ए रख देता हूँ। आप मेरे पास क्या करने आए? क्लोथ परचेज करने आए। वॉन्ट्स टू परचेज क्लोथ। आप क्लोथ परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन मुझे आप जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, लेकिन फिर भी आजकल बिजनेस का ज़माना है, कौन किसको ऐसे बिना किसी गारंटी का कोई सामान देना नहीं चाहता है। मान लो सारा मिला के 50,000 का सामान है। अगर मैं कंप्लीटली आपको उधार दे दूँ, कंप्लीटली उधार दे दूँ, तो फिर मिस्टर ए मेरे लिए क्या कहलाएगा? मिस्टर ए मेरे लिए कहलाएगा डेटर्स। मेरे लिए डेटर्स कहलाएगा। आप डेटर्स हो गए। आपने कहा कि हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद आपको पैसे वापस कर देंगे, आप मुझे कर देना। 1 महीने बाद आपने प्रॉमिस किया था कि वापस कर देंगे, लेकिन 1 महीना बीत गया, आपने मुझे पैसा वापस नहीं किया। मैं फ़ोन करता रहा, फिर भी आप सुनते नहीं मेरी बात। आपका काम तो हो चुका है, शादी के लिए कपड़े खरीदने थे, आपने, आपके घर शादी भी हो गई, कपड़े भी आपने यूज़ कर लिए, 1 महीना हो गया, मुझे पैसा वापस ही नहीं कर रहे हो, मुझे दौड़ाए जा रहे हो। सुन रहे हो मेरी बात? मुझे परेशान किए जा रहे हो, और मैं कुछ आपका बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो रिलेशन के आधार पे आपको सामान दे दिया था। समझ लिए? फिर से बोलूं, मैंने रिलेशन के आधार पे आपको सामान दे दिया था। मुझे विश्वास था, मेरा ट्रस्ट था कि आप कभी न कभी मुझे, कभी न कभी क्या, 1 महीने के अंदर मुझे पैसा वापस कर देंगे। आपको कि हम 2 महीने बाद देंगे, 4 महीने बाद देंगे, ऐसा नहीं होता है बिजनेस में। बिजनेस में पैसा का काम पैसे से होता है। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है ना, तो समझ लो आप नुकसान झेल रहे हो। बात समझ गए? पर्सनल लाइफ में अगर मेरे से कोई 5-10 हज़ार 20 हज़ार ले ले, तो वो नुकसान नहीं मानी जाती है, लेकिन बिजनेस में अगर पैसा फंसता है कहीं पे, तो भारी नुकसान होता है। हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरा पैसा वहाँ ना फंसे, मनी का सर्कुलेशन होता रहे। बिजनेसमैन उधार बेचने से घबराता नहीं है। बिजनेसमैन ये चाहता है कि जिनको मैंने उधार बेचा है ना, जो मेरा डेटर्स है ना, वो मुझे टाइम पे पैसा दे। मान गए? लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। डेटर्स काफ़ी परेशान करता है पैसा देने से। तो इसका एक रास्ता निकला है। इसका रास्ता निकला, क्या निकला है? इसका रास्ता निकला बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल रास्ता निकला है। अब जानते हो क्या होगा? अब अगर आप मेरे पास सामान परचेज करने आया मिस्टर ए, तो मैं मिस्टर ए से कहूँगा कि भाई ठीक है, मैं आपको सामान दे देता हूँ। आपने मुझे क्या प्रॉमिस किया है कि 1 महीने बाद हम पैसा वापस कर देंगे। ठीक है जी, मुझे 1 महीने बाद पैसा वापस कर देना। लेकिन ये रही एक डॉक्यूमेंट, बात समझ रहे हो? ये रही एक डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट पे आपका नाम है, ये है, सब कुछ परचेजेज है, जितने का सामान आपने परचेज किया है वो सब लिखा हुआ है। सुन रहे मेरी बात? ये डॉक्यूमेंट पे आपका नाम, आपका गुड्स, आपने क्या परचेज किया, मेरे सब लिखा हुआ है। अब इस पर आप साइन कर दीजिए। अब यहाँ मिस्टर ए क्या करेगा? अपना साइन कर देगा। एक फोटोकॉपी वो ले जाएगा, एक मेरे पास रह जाएगा। ये जो पेपर है ना, ये पेपर ही क्या कहलाता है? बिल रिसीवेबल।
इसका क्या फ़ायदा हुआ कि अब उस कंपनी के पास, अब मेरे पास क्या हुआ कि एक प्रूफ हो गया, रिटर्न प्रूफ हो गया। समझ गए? मेरे पास एक रिटर्न प्रूफ हो गया कि मिस्टर ए मेरे से सामान ले गया है और वो मुझे 1 महीने बाद पैसा वापस करने का प्रॉमिस कर रखा है। हर चीज़ रिटर्न, उसका नाम, गुड्स, अमाउंट, कितने दिन बाद वापस करेगा, हर चीज़ रिटर्न है, इस पेपर पे रिटर्न है। अब मैं उसको सामान दे दूंगा, अगर मुझे वो टाइम पे पैसा वापस नहीं किया तो इस बिल्स, इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल, ये बिल रिसीवेबल हो गया। इसके आधार पे हम उस पर केस कर सकते हैं, उसको स्यू कर सकते हैं। समझ रहे हो? उसको हम कोर्ट में घसीट सकते हैं, उसके लिए उसको पेनल्टी दिलवा सकते हैं, उस पर जितने तरह के पॉसिबल है लॉ के साथ साथ जितने पॉसिबल फाइन से वो लगवा सकते हैं। तो इससे क्या वो बंदा डरेगा और वो टाइम पे मुझे पैसा वापस कर देगा। लेकिन अगर मैंने उसको सिर्फ ऑरल प्रॉमिस पे, गुड फेथ पे, रिलेशन पे गुड्स दे दिया, तो यकीन मान के चलो कि 10 में से 5 बंदा ऐसा होगा जो मुझे धोखा देगा और मेरा बिजनेस क्या होगा, डूब जाएगा धीरे धीरे करके, ऐसे बंदों की वजह से। मान लिया बात को? तो मैं अपना हाथ, मेरा हाथ कमज़ोर ना हो, मैं स्ट्रॉन्ग फील करूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना रिलेशन भी बचाऊँगा, उसको गुड्स भी दे दूँगा और साथ साथ एक डॉक्यूमेंट भी साइन करवाऊँगा जिससे कि वो बंदा डरे और टाइम पे मुझे पैसा वापस कर दे। लेकिन इसको हम बिल रिसीवेबल कहते हैं। और उसके लिए यही चीज़ क्या कराएगा, यही चीज़ उसके लिए बिल्स पेबल कराएगा। यही चीज़ मिस्टर ए के लिए क्या कराएगा, बिल्स पेबल कराएगा। मुझे पैसा लेना है तो मेरे लिए क्या कराएगा, बिल रिसीवेबल। और जिनको पैसा देना उसके लिए क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, इसको प्रोमिसरी नोट भी बोलते हैं। लेकिन इसको कब हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं और कब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, ये काफ़ी डिटेल बात हो जाएगी, इसको इस वक्त बात करने का समय नहीं है, ये अपने समय पर बात होगी इसके बारे में जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाएंगे। तो अभी मैंने आपको एक बार फिर रिवाइज करता हूँ कि अगर कोई बंदा अपना गुड्स क्रेडिट पे किसी को सेल करता है तो उससे एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन करवाता है, उस रिटन डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं हम, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। और जिस बंदे ने परचेज़ किया उसके लिए क्या हो जाएगा, वो बिल्स पेबल हो जाएगा। इस रिटन डॉक्यूमेंट से क्या होगा, बंदा डरेगा और टाइम पर मुझे पैसा दे देगा। इसके साथ साथ इसका और भी फ़ायदा है, और भी बहुत फ़ायदा है इसका, लेकिन अगर मैं ज़्यादा फ़ायदा बताने लगूंगा ना तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। बस इतना ही आप समझ लो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट जो बिजनेसमैन साइन करवाता है किससे, कस्टमर से, सो दैट कि कस्टमर उसको टाइम पे पैसा वापस कर पाए, उसको हम बिल्स एक्सचेंज कहते हैं। यही इसका, सॉरी, बिल रिसीवेबल कहते हैं। यही इसका एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन हो सकता है यहाँ पे, लेकिन जब हम इस चैप्टर में जाएंगे तो इसका एक एग्जॉस्टिव, इसका एक मतलब काफ़ी डिटेल डेफिनेशन आपको बताएंगे, तब की बात हम तब करेंगे। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। अब अगला पॉइंट आता है इसमें कि आपका, आपने कहा वाउचर क्या होता है, आपने पूछा सर वाउचर क्या होता है। आओ जो जी, देखो वाउचर क्या होता है, देखो एक टर्म्स वाउचर। आप ये बताओ कभी किसी दुकान पे सामान परचेज करने के लिए गए हो क्या, बोलो। देखो मैं बताता हूँ, देखो मैंने ट्रेड रिसीवेबल वर्ड इस्तेमाल किया ना, ठीक है। देखो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया ट्रेड रिसीवेबल, उसमें मैंने एक बात डिस्कस कर दिया, बिल रिसीवेबल। तुम इसी से परेशान हो गए ना, अच्छा किया तुम मुझे पूछ लिया। कहोगे सर आप, सवाल था ट्रेड रिसीवेबल का, आपने डिस्कस कर दिया बिल रिसीवेबल का। ठीक है जी, आपको बिल रिसीवेबल समझ में आ गया, बिल रिसीवेबल समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। अब ये बताओ, आप जब उधार बेचते हैं तो एक तो आप बिल रिसीवेबल के तरीके से बेचते हैं, एक बंदा डेटर्स भी तो होता है। जरूरी है कि आप हमेशा पेपर साइन ही करवाएं, जरूरी है क्या, बताओ भाई। विश्वास नाम की भी चीज़ होती है, हमेशा बिजनेसमैन पेपर ही साइन नहीं करवाता है। अगर वो पेपर साइन करवाया तो क्या बन गया हो, बिल रिसीवेबल। अगर वो पेपर साइन नहीं करवाए तो क्या कहलाएगा वो, बोलो ना क्या कहलाएगा, डेटर्स। अगर आप सामान उधार बेचते हैं, उधार बेचते वक्त पेपर साइन नहीं करवाते हैं तो क्या कहलाएगा वो, डेटर्स। अगर आपने पेपर साइन करवाई तो क्या कहलाएगा वो, बिल रिसीवेबल। और डेटर एंड बिल रिसीवेबल टुगेदर क्या कहलाएगा, टुगेदर कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। मान गए,
टुगेदर कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल। ऐसे ही आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ ट्रेड पेबल। जिस बंदे ने उधार सामान परचेज किया है वो क्या कहलाता है? क्रेडिटर्स। मान के जी, अगर मैं किसी को उधार सामान बेचता हूं, ठीक है ना, तो मैं जिसको बेचता हूं वो मेरे लिए क्या डेटर्स है, और मैं जिससे खरीदता हूं, ठीक है ना, वो मेरे लिए क्या क्रेडिटर्स है। बात समझ गए? अगर मैं बिजनेसमैन हूं, देखो ध्यान से, मेरी बिजनेस है, मैं सामान सेल करता हूं, तो जिसको सेल करता हूं उधार वो मेरे लिए क्या डेटर्स है, और मैं सामान परचेज भी तो करता हूं, जिससे मैं सामान परचेज करता हूं मेरे लिए क्या हो गया क्रेडिटर्स। बात समझ गए? तो मुझे तो क्रेडिटर्स को कभी ना कभी पैसे तो वापस करने पड़ेंगे ना, करने पड़ेंगे। अगर बंदे ने मेरे से पेपर साइन करवा लिया तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? वो बिल्स पेबल। अगर मुझे यूं ही सामान गुड्स उधार मिल जाए तो मेरे लिए वो क्रेडिटर्स हो गया। अगर मेरे से पेपर साइन करवा लिया तो क्या हो गया? वो बिल्स पेबल। और ये बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स दोनों मिला के क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी ट्रेड पेबल। क्या कहलाता है ये? ट्रेड पेबल। मान गए जी बच्चे? ट्रेड पेबल। एक बार फिर सुन लो, अगर मैं सामान उधार बेचता हूं तो जिसको उधार बेचता हूं वो मेरे लिए डेटर्स है। अगर मैं पेपर साइन करवाता हूं तो मेरे लिए बी आर है, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल को शॉर्ट में पता कैसे लिखते हैं? इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, बी ऑब्लिक आर, और बीपी को लिखते हैं बी ऑब्लिक पी, ऐसे लिखते हैं। तो डेटर्स एंड बी आर टुगेदर कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल एंड क्रेडिटर्स एंड बीपी टुगेदर कॉल्ड व्हाट? ट्रेड पेबल। यस जी बच्चों। आइए जी बच्चों, बात करते हैं किसके बारे में? वॉचर के बारे में। देखो जी, वॉचर क्या होता है। आप कभी कभी सामान परचेज करने के लिए मार्केट तो जाते होगे ना, जाते होगे। आपको वहाँ पे क्या मिलता है? कोई ना कोई स्लिप मिलता है। वो स्लिप क्या होता है? प्रूफ होता है कि आपने सामान परचेज किया है। प्रूफ होता है कि सामान परचेज किया है। अब मान लो हम अपना गारमेंट के बिजनेस में क्या कर रखे हैं, बहुत सारे स्टाफ लगा रखे हैं और मेरा स्टाफ सामान बेचता है, सुन लिया। तो मैंने स्टाफ से क्या कर रखा है कि जिस भी किसी कस्टमर को सामान बेचोगे बिल जरूर काट देना उसको। आपको एक स्लिप देगा, आधा स्लिप अपने पास रखेगा मेन, और कार्बन कॉपी आपको पकड़ाएगा। बात समझ गए? इससे क्या होगा कि हमारे शॉप पे ना एक प्रूफ रहेगा कि मेरा सामान कितना सेल हुआ है, कितना सामान सेल हुआ है, एक प्रूफ रहेगा। अदरवाइज क्या हो सकता है कि हमारा स्टाफ तो चोरी भी कर सकता है, किसी अपने जाने पहचान वाले बंदों को ऐसे फ्री में भी सामान दे सकता है। इसलिए मुझे एक प्रूफ में रखना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ रखना पड़ता है। उसको या तो कैश मेमो कह सकते हैं, समझ गए, या इसको बिल्स कह सकते हैं, या इसको डेबिट नोट भी बोलते हैं। अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछो मेरे से, क्योंकि ये भी आपको बनाना पड़ेगा, इसके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा। इसको क्रेडिट नोट भी कहते हैं, अभी आपको मिलेगा इसके बारे में। तो ये वॉचर्स हैं, कैश मेमो, बिल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब आपका वॉचर्स है। ये सभी आपके अभी चैप्टर्स में आने वाले हैं, ये आपको बनाना भी पड़ेगा। एक तरह से प्रूफ होता है कि सामान आपने किसी को सेल किया है। कैश मेमो कहाँ बनता है, बिल्स कहाँ बनता है, डेबिट नोट कहाँ बनता है, क्रेडिट नोट कहाँ बनता है, ये तो इसकी डिटेल डिस्कशन से तब होगी जब ये चैप्टर्स हम बात आपसे करेंगे। अभी तो मैंने आपको वॉचर का मतलब बता दिया। अब आप बताओ क्या होता है वॉचर? सर एक प्रूफ होता है जिससे ये साबित होता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, रिटन पेपर होता है जिससे ये साबित होता है कि सामान की सेल परचेज हुई है। मान गए जी? उसको हम वॉचर बोलते हैं। आप आए दिन ज़िंदगी में जब आप किसी बिज़नेस में जाते हैं तो वहाँ वॉचर आपको सुनने को मिलता होगा। अब बात आती है कॉस्ट की, फिर डिस्काउंट की, और फिर बुक कीपिंग की। आइए जी बच्चे, पहले कॉस्ट लिखते हैं। देखो, जब भी कोई सामान आप परचेज करते हो, ध्यान देना, मान लीजिए सामान आपने परचेज किया, 1 लाख का सामान, और सामान परचेज करने के लिए कहाँ गए आप? चंडीगढ़ गए। कहाँ गए? वहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करके लाया। लेकिन चंडीगढ़ जाने में कुछ खर्च हुआ, आने में कुछ खर्च हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। उसके बाद वहाँ पे कुछ खाए पिए, वहाँ होटल में ठहरे, तो वो भी मिसलिनियस एक्सपेंस। मान लो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 10,000 लगा और मिसलिनियस में 10,000 लगा,
जानते हो ये सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, सब मिला के 1,20,000 कॉस्ट हो गई। अब जो गुड्स की कीमत आपको सिर्फ 1 लाख की दिख रही थी, वो कुल मिला कितनी कॉस्ट हो गई, अब 1,20,000 हो गई। इसका मतलब है कि गुड्स को जितना दूर से आप परचेज करने जाओगे उतना ही उसकी कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो ये सारे एलिमेंट क्या होते गए, इसमें जुड़ते गए, और ये सब मिला के क्या बन गया, कॉस्ट बन गया। मतलब जब भी हम सामान सेल करते हैं तो सेल में से क्या माइनस करते हैं हम, कॉस्ट। सेल, गुड्स को सेल किया, गुड्स को सेल किया, मान लो हम गुड्स को सेल किए कितने का, 2 लाख रुपए का, और उस गुड्स की कीमत कितनी थी, 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए कीमत थी, तो मेरा 50,000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो जब तक मुझे किसी गुड्स की कॉस्ट नहीं पता होगा तब तक मैं प्रॉफिट नहीं निकाल सकता हूँ। तो कॉस्ट में कोई एक एलिमेंट नहीं होता, कॉस्ट में बहुत सारे चीज़ होते हैं। जो भी आप खर्च करते हैं सब मिला के क्या बनता है, कॉस्ट मिलता है। सामान परचेज किया आपने, रेंट दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया आपने, वाटर बिल दिया, वो सबको एक साथ जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा, वो कॉस्ट कहलाएगा। बस सिंपल वर्ड में समझ लो। अभी मैं लिख देता हूँ कि ऑल एक्सपेंडिचर टुगेदर, ऑल एक्सपेंडिचर टुगेदर कॉल्ड व्हाट, कॉस्ट। सारे एक्सपेंडिचर को एक साथ कर दो तो कॉस्ट कहलाएगा। और कॉस्ट निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट को तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। मान गए जी, यस सर। इसके बाद अगला वर्ड था यहाँ पे डिस्काउंट। अभी तो ये सारे वर्ड इतनी बार रिपीट होंगे ना कि आपको चिंता ही नहीं करना, सब रट जाएगा। डिस्काउंट देखो, अब मान लो कोई बच्चा मेरे से ही पढ़ने आता है, मैं उसे कहता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट का 3,000 फी है पर मंथ। वो कहेगा सर कुछ डिस्काउंट दे दो। मान लो 3,000 फी मैंने कहा पर मंथ है, वो कहेगा कुछ डिस्काउंट दे दो सर, तो मैंने कहा चलो 500 रुपये कम कर दिया। तो अब मुझे कितना देना, कितना उससे मिलेगा, 2,500, ठीक है ना। तो ये जो डिस्काउंट मैंने कम किया ना, ये डिस्काउंट कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहलाता है ये, ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि मैं बच्चा मेरा छोड़ के ना चला जाए 500 रुपये के चक्कर में, तो मैंने 500 रुपये कम कर दिया। तो ये मेरा एक तरह से बिजनेस पॉलिसी हो गया। मैं अपना व्यापार करता हूँ, मेरा अपना ट्रेड है, तो उसको चलाने का एक तरीका हो गया कि 500 रुपये मैंने बच्चे को कम कर दिया तो मेरा बच्चा ज्वाइन कर लिया। अब जब मैंने 2,500 फी कर दी ना, तो बच्चा मुझसे क्या कहता है कि सर ऐसा करो ना, 2,500 रुपया मल्टीप्लाई 10 मंथ्स आपसे हम पढ़ेंगे तो 25,000 रुपया होता है, साल के आखिरी में एक साथ मुझसे ले लेना आप। लो जी, अब बताओ, आज हम खाना पीना खाएंगे कि साल के आखिरी में खाना पीना खाएंगे। भाई घर परिवार तो डेली चलता है ना, बिजनेस तो डेली चलता है ना, तो मुझे पैसे तो आज चाहिए ना। लेकिन बच्चा कह रहा है कि यार मैं सर 10 महीने बाद आपको दूंगा। अब मैं उसको मना नहीं कर सकता, तो मैं उससे क्या कहता हूँ कि ऐसा करो, अगर मुझे आप आज के आज दे दोगे ना पैसे हैंड टू हैंड, तो मैं आपको 500 रुपये और डिस्काउंट दे दूंगा। आपसे फ़ी कितना लूँगा, मैं सिर्फ 2,000 लूँगा। अब बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं साल के आखिरी में दूंगा तो मुझे 25,000 पे करना पड़ेगा, अगर मैं मंथली देता हूँ तो मुझे सिर्फ 20,000 ही पे करना पड़ता है। नहीं करना, देखो 2,000 इंटू 10, तो मुझे 5,000 का और फ़ायदा हो रहा है, पूरे साल में मुझे 5,000 का और फ़ायदा हो रहा है, एडिशनल बेनिफिट। तो ये 500 रुपया जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया ना, ये डिस्काउंट कहलाता है आपको कैश डिस्काउंट। क्या कहलाता है ये, कैश डिस्काउंट। क्यों ये कैश डिस्काउंट क्यों कहलाता है, क्योंकि मैं चाहता था कि 2,500 रुपया के बदले मुझे 2,000 मिल जाए, लेकिन मुझे आज मिल जाए। बात समझ गए, 2,500 के बदला 2,000 मिल जाए, मुझे बस मुझे आज मिल जाए। तो आज मुझे कैश की ज़रूरत थी, और आज कैश रिसीव करने के लिए मुझे फर्दर डिस्काउंट देना पड़ा उसको, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको कैश डिस्काउंट। मान गए जी। ये देखो, ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, ये बिजनेस का लॉस नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस का लॉस नहीं होता है, लेकिन कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये बिजनेस का लॉस होता है, इसको लॉस माना जाता है। इसको काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं इसको हम, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम लॉस नहीं मानते हैं, कैश डिस्काउंट को हम लॉस मानते हैं। तो अब आप समझ गए, बिजनेस को चलाने के लिए, कस्टमर को हैंडल करने के लिए, कस्टमर को बिजनेस से जोड़ने के लिए मुझे डिस्काउंट देने पड़ते हैं। वो डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, ट्रेड डिस्काउंट और क्या होते हैं, कैश डिस्काउंट। हाँ, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, और कैश रिसीव्ड करने के लिए अगर डिस्काउंट देते हैं तो क्या कहलाता है, वो कैश डिस्काउंट कहलाता है। लेकिन अभी मैं इतना ही सिंपल तरीके से बता के निकलूंगा, लेकिन इसके बारे में बातें तो होने वाली है, बहुत जम के होने वाली है। इसमें तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी आप करने वाले हैं। जब मैं जर्नल एंट्री पढ़ाऊंगा ना, क्या पढ़ाऊंगा, जर्नल एंट्री, तो देखना इस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी होंगे।
क्या कह रहे हो? सिलेबस टफ है? देखो, अभी टफ एंड मुश्किल की बात मत करो। टफ एंड मुश्किल की बात इसलिए मत करो, अगर 1 साल का वक्त आपके पास है, आपने जेन्युइन तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई किया ना, तो कोई टफ नहीं होता है। लेकिन अगर आप छोड़ते चले गए, आज का कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं करी, तो हर चीज़ टफ है फिर। तो सब कुछ है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करी, प्रॉपर टाइम दिया, ओवरडोज नहीं किया, इन्जॉय किया, थोड़ा सा पढ़ा लेकिन पढ़ा। हाँ, ये नहीं किया कि आपने बस हर दिन का काम पेंडिंग करते गए, एक सप्ताह में एक दिन बैठ गए पढ़ने के लिए, ओवरडोज कर दिया, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। ये ज़रूर है कि काफ़ी वॉल्यूम है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, काफ़ी नई नई बातें आपको सीखनी है। अब आप इतने छोटे नहीं रहे कि आपको बस छोटी छोटी बातें सिखाई जाएगी। अब आप थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो आपको बड़ी बातें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपको आने वाले समय में क्या करना है, पूरे समाज से भिड़ना है और आपको सर्वाइव करना है। समझ गए? भिड़ना मतलब लड़ना नहीं है लोगों से। भिड़ना मतलब ये है कि समाज में सर्वाइव करना है। और सर्वाइव वही करता है जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है, जो प्रैक्टिकल है, जो सब बात को समझता है। तो अब आपको इस तरह से तैयार होना पड़ेगा कि आने वाले 3-4 साल में आपको इतने नॉलेज गेन करने हैं कि समाज में क्या हो जाए, आप स्टेबल कर पाओ। ठीक है जी? यस सर। तो ये बात होगी आपकी डिस्काउंट्स की। अब देखिए अगला पॉइंट क्या था। अगला पॉइंट डिस्काउंट के बाद है, आपके सामने आएगा, आपने पूछा था बुक कीपिंग के बारे में पूछा था। यस सर। चलो जी, आगे वाले क्लासेस में देखना बुक कीपिंग ही बताना शुरू करेंगे आपको हम। बुक कीपिंग क्या होता है? देखो, बिजनेस में इतने सारे कस्टमर्स होते हैं ना, इतने सारे कस्टमर्स होते हैं। सारे कस्टमर्स को कितने पैसे आपने दिए, सॉरी कितने लिए, कितने दिए, किससे परचेज किया, किसको सेल किया, किसको कितना रेंट पे करना है, किसको कितना खर्चा करना है, इन सब बातों को, जानकारी को ना दिमाग में रख पाना आसान नहीं होता है। होता है क्या, बताओ? क्या आप रख पाओगे दिमाग में? नहीं रख पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? आप जर्नल बनाएंगे। जर्नल बनाएंगे तो वहाँ रिकॉर्ड होगा। आप क्या करेंगे? बहुत सारा सब्सिडियरी बुक्स बनाएंगे तो वहाँ रिकॉर्ड होगा। जर्नल्स बनाएंगे, सब्सिडियरी बुक्स बनाएंगे, वहाँ पे ये रिकॉर्ड होगा। दो ही तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं आप, या तो जर्नल्स बनाते हैं या सब्सिडियरी बुक बनाते हैं। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने से क्या फ़ायदा होता है कि आने वाले 4-5 महीने बाद अगर कुछ आपको भूल भी गए ना, तो तुरंत तुरंत क्या करो, पलटो और फिर सारा डेटा आपके सामने। तो रिकॉर्डिंग का ये बेनिफिट होता है। तो जो भी आप सेल, परचेज, कैश वैश, जितने भी लेन देन करते हैं ना, जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में। उसकी रिकॉर्डिंग क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। कहलाता है, हाँ। उसके रिकॉर्डिंग को भी क्या बोलते हैं हम लोग? बुक कीपिंग बोलते हैं। कितना सिंपल तरीके से बता दिया मैंने आपको, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। जर्नल एंट्री में कम से कम आपको मुझे 7-8 क्लासेस देने पड़ेंगे, तब जाके जर्नल आपका कंट्रोल होगा। सब्सिडी बुक में 4-5 क्लास लगेंगे, तब जाके सब्सिडी बुक कंट्रोल होगा। तो बुक कीपिंग्स में ही कम से कम 15-16 या 20 क्लासेस लग जाएंगे। हो सकता है 2 महीने आपको बुक कीपिंग ही पढ़ाऊँ, तब जा करके ये कंप्लीट होगी। तो इतनी सिंपल नहीं है। और लेकिन अभी मैं आपको इतनी सारी बातें नहीं सिखा सकता, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, वर्ड का स्टॉक तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। सारे शब्द को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिससे कि आने वाले वक्त में आप इन शब्द को इस्तेमाल कर सकें, क्या, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्या कर सकें आप, इस्तेमाल कर सकें। इसलिए मुझे आपको क्या करना है, शब्दों को सिखाना है। आइए जी, अब देखते हैं कुछ टर्म्स ऐसे और भी चूज़ करते हैं जिनको मुझे आपको सिखाना है। तो देखिए और क्या क्या टर्म्स हो सकता है जो बच गया हो। मैं लिख देता हूँ, एक एक लाइन उसके बारे में बोल दूंगा आज। अब यहाँ आता है बैड डेट। लिखते जाओ बच्चों, क्या टर्म्स बच गए हैं। बैड डेट, फिर क्या बच गया है, बैलेंस शीट, फिर क्या बच गया है, बुक वैल्यू। देखो, ये सारे टर्म्स आगे यूज़ होंगे, लेकिन उससे पहले ही आपको हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे इसको। बुक्स ऑफ अकाउंट,
अभी मत पूछो कुछ, अभी अभी मुझे लिखने दो इन सब के बारे में, जब बैलेंस शीट बताऊंगा तब पूछना इसके बारे में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसके बाद क्रेडिट और टर्म्स, डेबिट, डेप्रिसिएशन, ये सब टर्म्स अब आपको मुझे डिस्कस करवाना है। एंटाइटी, एंट्री, इंसॉल्वेंट, प्रोपराइटर, रिबेट, सॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट साथ साथ सॉल्वेंट लिखो, सॉल्वेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स। इतने सारे मीनिंग आपसे मुझे और भी क्या करना है, क्लियर करवाने हैं, तब जाके ये टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा। समझ गए जी? यस सर। तो आइए 2-3 मिनट में कुछ बातें और डिस्कस करता हूँ, सारा जो तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ बातें डिस्कस करता हूँ। देखो, बैड डेट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है। लेकिन एक बात आप मुझसे और भी कह सकते हो कि सर ये इतने सारे टर्म्स तो आज की क्लास में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो एक क्लास क्यों नहीं इस पर लगा दी जाए और प्रॉपर तरीके से इसको ढंग से क्या कर दिया जाए, बता दिया जाए। ठीक है? और जब ये सारे टर्म्स डिस्कस हो जाएंगे तो एक छोटा सा क्या करेंगे, उसके बाद एक बार बुक से आपको इसको रिवाइज करवा देंगे, बुक से, और फिर आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, इसका थ्योरेटिकल टेस्ट होगा। 10-15 वर्ड हम लिख देंगे, 10-15 वर्ड लिखेंगे, उसको आपको डिस्क्राइब करने के लिए कहेंगे कि बताओ ये सब चीज़ क्या है, उस पर नोट लिखने के लिए कहेंगे। तो आप ये सारे लेक्चर को सुनोगे और उस पर एक छोटा छोटा नोट बना करके आप उसका टेस्ट दोगे। ठीक है जी? तब जाकर के आपका एकदम जो सारे, अभी जानते हो अभी कुछ अकाउंटेंसी शुरू भी नहीं हुआ बिल्कुल। अभी बात समझ लो, जैसे मान लो कोई बंदा ना इंग्लिश बोलना चाहता है, सुन रहे हो, मान लो कोई बंदा क्या करना चाहता है, इंग्लिश बोलना चाहता है, तो इंग्लिश बोलने से पहले वो क्या करता है, वोकेबलरी स्ट्रांग करता है। वोकेबलरी समझते हो ना, वर्ड स्टॉक, अपनी वर्ड स्टॉक को बढ़ाता है। अगर उसके पास वर्ड स्टॉक ही नहीं है तो वो कहाँ से इंग्लिश बोल पाएगा, बताओ। तो सिमिलर बात है, अगर आपको अकाउंट्स सीखना है, करना है, तो अकाउंटिंग टर्म्स जो होते हैं, जो उसके वर्ड स्टॉक्स होते हैं, जो उसके वोकेबलरी होते हैं, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ अभी। एक बार ये वोकेबलरी आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आने वाले चैप्टर्स में कहीं भी क्या कर सकते हैं, इन सारे शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बच्चे आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।